नमस्कार। कबीरदास ने कहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है, न कि उसकी म्यान का। युद्ध पर तलवार की ही पूजा होती है, म्यान की नहीं। इसी तरह व्यक्ति के भीतर छिपे ज्ञान की पूजा होती है, उसके जाति की नहीं। लेकिन बिहार तो जातियों के ढेर पर बैठा हुआ है। बिहार में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी किए जा चुके हैं। बिहार की दो प्रमुख सत्ताधारी दलों राजद और जदयू के समर्थकों में जश्न का माहौल है। लोग बड़े खुश हैं। ऐसा प्रदर्शित हो रहा है जैसे राज्य सरकार ने किसी बहुत बड़ी जन कल्याणकारी योजना को पूरा करके दिखा दिया हो। बिहार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसकी अगर माने तो राज्य में 36% जनसंख्या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है, वहीं 27% के करीब जनसंख्या पिछड़ा वर्ग की है और जो सामान्य वर्ग है वो 15.5% है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात देखने वाली है वो है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग का मतलब बिहार में 130 जातियों और उपजातियों वाले ईबीसी समुदाय से है, जो लंबे समय से नीतीश कुमार का एजेंडा था। इसमें यादव और कुर्मी जैसी ओबीसी वाली जातियां शामिल नहीं हैं। तो अब ये समझिए कि बिहार में दो तरह के गुट हो गए हैं, एक ईबीसी और दूसरा ओबीसी। इस कास्ट सेंसस रिपोर्ट में कुल 203 जातियों का जिक्र है। इसमें से 196 जातियां ऐसी हैं जिन्हें आरक्षण मिल रहा है। जी आपने सही सुना, 203 में 196, यानी केवल 7 जातियां ऐसी हैं जिन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है, बाकी सभी जातियों को आरक्षण मिल रहा है। बिहार में नौकरियों में अब तक ईबीसी को 18%, एससी को 16%, बीसी को 12% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलता रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है इस जाति आधारित जनगणना की, वो ये है कि मुस्लिम समाज को भी सामान्य वर्ग, ईबीसी और बीसी में बांटा गया है। जैसे सैयद, शेख और पठान, इनको सामान्य वर्ग में रखा गया है। मदारिया, नालबंदी, मलिक, सुरजापुरी को बीसी में रखा गया है और वहीं 31 मुस्लिम जातियों को ईबीसी में रखा गया है। तो मुस्लिमों की जनसंख्या का 10% ईबीसी है। अब देखना ये होगा कि आरक्षण से आने वाली योजनाओं में इन मुस्लिमों को किस तरह से फायदा हो रहा है। संविधान निर्माता और देश की पहली कैबिनेट ने जाति आधारित जनगणना न कराने का निर्णय लिया था, क्योंकि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा, ऐसी बात कही गई थी। और आज बात बात पर संविधान का रट्टा मारने वालों ने ही यह जनगणना करा दी। अब इस जनगणना में जो महत्वपूर्ण बात है, जो खटकने वाली है, वो ये है कि बिहार की सत्ताधारी पार्टी यह कहती है कि इस आंकड़ों में सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। मतलब सामान्य में सभी धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई, पिछड़े में सभी धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई, और अति पिछड़े में भी सभी धर्म हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जो भी हैं वो इन सारे धर्मों में है। जब किसी ने ट्वीट किया था कि बिहार सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना में एक भूल हुई है, सवर्ण जातियों की आबादी मात्र 10% है और 5% मुस्लिम सवर्ण की जनसंख्या है। 15% का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वह मुसलमानों के सवर्ण को मिलाकर है। तो इस पर राष्ट्रीय जनता दल ने सफाई देते हुए लिखा कि भूल नहीं, इसमें सभी धर्मों के सामान्य, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि हैं। सामान्य के कुल 15.5% है, जिसमें से लगभग 5% सामान्य वर्ग के मुस्लिम हैं। अतः हिंदुओं के सामान्य वर्गों की कुल आबादी 10.7 है। ऐसे ही अति पिछड़े वर्ग में भी कुल जो 36% है उसमें से 10.6 अति पिछड़ा मुस्लिम है, यानी कि जो 25% बच रहे हैं वही हिंदू पिछड़े हैं। तो अब मुसलमानों को किस आधार पे सामान्य वर्ग में, अति पिछड़ा वर्ग में, पिछड़े वर्ग में रखा गया है, यह तो सरकार ही जाने। लेकिन ये आंकड़े बहुत भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, क्योंकि मुसलमानों को तो अलग से ही आरक्षण मिलता ही है, चाहे वो सामान्य वर्ग में हो, चाहे वो अति पिछड़े में हो। अल्पसंख्यक आरक्षण तो अलग है।
फिलहाल इस बात से इतना ज़रूर साफ हो गया है कि इन आंकड़ों का इस्तेमाल आगे की राजनीति में भरपूर तरीके से किया जाना है। सबसे बड़ी बात कि एक पिछड़े राज्य में सिर्फ जिद के लिए जाति आधारित जनगणना कराने के लिए पूरी की पूरी सरकारी मशीन को काम पे लगा दिया गया। इसकी जिम्मेदारी उन शिक्षकों को दी गई थी जिनका काम बच्चों को पढ़ाना है और देश समाज के लिए एक बेहतर भविष्य तैयार करना है, लेकिन इन शिक्षकों को लोगों की जाति पूछने के लिए लगा दिया गया और इसके लिए 500 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए फूंक दिए गए, वो भी एक ऐसे राज्य में जो जीएसटी कलेक्शन के मामले में सबसे निचले पायदान पर है। यही नहीं, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ के मामले में निगेटिव में है। ये बताता है कि राज्य विकास के मामले में बहुत पीछे छूट रहा है। इस पर काम करने की बजाय वहाँ की जो गठबंधन सरकार है वो जातिगत जनगणना को प्राथमिकता दे रही है। जिस राज्य के नेता खुले रूप में नहीं चाहते हैं कि कोई विकास हो, उनमें विकास को लेकर कोई गंभीरता दिखती ही नहीं है, तो अब उनकी प्राथमिकताएं स्पष्ट होने लगी हैं। जातिगत जनगणना कराने का पहला उद्देश्य तो उनकी जातिवादी मानसिकता है, जो कि बिहार की सबसे बड़ी कमजोरी है और वर्षों से चली आ रही है। लेकिन दूसरा जो प्रमुख कारण है वह है हिंदुओं को बांटना। मोदी लहर में जातिवाद की हवा निकल जाती है और 2014 और 2019 में इसे देखा जा चुका है कि सभी जाति के लोगों ने जात से ऊपर उठकर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया। बिहार में भी ऐसा ही हुआ था। तभी 2014 में राजद, जदयू और 2019 में राजद की हवा निकल गई थी। ये पार्टियां इससे निपटने का कोई रास्ता खोज रही थी, तो इन्होंने जाति आधारित जनगणना को हिंदुओं को विभाजित करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। अब ये विभाजनकारी राजनीति पर उतर आए हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों में जातियां नहीं हैं, लेकिन मुस्लिम समाज में जाति को लेकर कभी उस तरह की लड़ाई नहीं देखी गई है जो हिंदुओं का इतिहास रहा है। इसलिए जातिगत जनगणना से हिंदुओं को ही बांटने का खेल खेला गया है। ये स्पष्ट है। मुस्लिमों की प्रमुख जातियों में शेख 3.8%, अंसारी 3.5%, सुरजापुरी 1.8% और गुनिया 1.4 है, लेकिन इसकी कोई संभावना नहीं है कि मुस्लिम जाति के आधार पर बटेंगे, खासकर बिहार में। सवाल ये भी उठता है कि राज्य में पिछले 33 वर्षों से उन्हीं नेताओं का शासन है जो आज जातिगत जनगणना की बातें कर रहे हैं। फिर आखिर राज्य इतना पीछे कैसे रह गया? जातियां इतनी पीछे क्यों रह गई हैं? पिछले 33 वर्षों में सामाजिक न्याय का क्या हुआ? 33 वर्ष एक बहुत लंबा समय होता है। अगर इसमें सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो क्या गारंटी है कि इन सत्ताधारी दलों के नए पैतरों से सब कुछ ठीक हो जाएगा? सत्ता तो 3.5 दशक से इन्हीं के हाथों में है। अब तक इन्होंने जो भी किया उसका कोई भी सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है और न इनके पास है कुछ गिनाने को। आप राहुल गांधी का ट्वीट देखिए तो आपको बिल्कुल सब कुछ साफ हो जाएगा कि मामला क्या है। उन्होंने लिखा है कि बिहार में ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी की जनसंख्या 84% है। उन्होंने इसका खास ख्याल रखा कि हिंदुओं की जनसंख्या न बताई जाए, न ही ये शब्द इस्तेमाल किया जाए। राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक, ये कहकर कांग्रेस का एक नारा भी जड़ दिया। अब कई मुस्लिम ये पूछ रहे हैं कि आबादी में उनकी हिस्सेदारी 18% होने के बाद संसाधनों और पदों पर उनकी हिस्सेदारी की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है। प्रश्न तो वास्तव में बड़ा वाजिब है कि यादों से अधिक है मुस्लिम जनसंख्या, फिर भी मुस्लिम कहीं भी किसी भी चीज़ में हिस्सेदार नहीं है। भाजपा के लिए आईटी सेल चिल्लाने वाले नेताओं को सोशल मीडिया पर उतरकर देखना चाहिए कि आखिर आईटी सेल होता क्या है। जैसे ही जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए गए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को मसीहा बताने वाले ट्वीट्स की बौछार हो गई। यहाँ हम कुछ हैंडल्स को देख सकते हैं जिन्होंने इसे ऐसे पेश किया जैसे बिहार में एक नई सिलिकॉन वैली बन गई हो, जहाँ बड़े बड़े कंपनियों में लाखों लोगों को नौकरियाँ मिल गई हों। राजद आईटी सेल से जुड़े आलोक चिक्कू ने जियो तेजस्वी हैशटैग के साथ ट्रेंड चलाया। उसने सवाल खड़ा किया कि इतनी कम आबादी के बावजूद हर जगह सवर्ण क्यों है। उसने ऐलान किया
कि अब सामाजिक न्याय होगा। सदियों से हकमारी कर रहे वर्गों के अब होश उड़ गए हैं। वैसे लालू यादव और उनके समर्थक भी कहते रहे हैं कि 15 वर्षों के कार्यकाल में सामाजिक न्याय हुआ। फिर क्या वो झूठ था? अब सामाजिक न्याय होगा तो 33 वर्षों से क्या हो रहा था? आलोक चिक्कू ने ऐलान किया कि सवर्णों से छीनकर सब कुछ पिछड़ों में बांट दिया जाएगा। इसी तरह खुद को सोशलिस्ट बताने वाले जैकी यादव के ट्वीट्स देखिए, जो भारतीय क्रिकेट टीम के हर मैच के बाद खिलाड़ियों की जाति गिनना शुरू कर देते हैं। उसने 15 बनाम 85 का नारा देते हुए धमकाया कि हक नहीं दोगे तो ओबीसी अब छीन कर लेगा। इसी तरह प्रोपेगेंडा पत्रकार से आरएलडी नेता बने प्रशांत कन्नौजिया ने संसाधनों और भूमि पर कब्जा हटाने की बात करते हुए लिखा कि जंग का ऐलान हो गया है। क्या इन दलों के इन समर्थकों की धमकियों को गंभीरता से लिया जा सकता है? सवाल है, हक छीनने या संसाधनों पर से कब्जा हटाने से उनका क्या अर्थ है? क्योंकि शिक्षित और अमीर लोग जिस भी समाज में हैं उनके पास संसाधन है। मान लीजिए अगर कोई सवर्ण व्यक्ति ही है और उसने अपना पूरा जीवन खपाकर अपनी मेहनत की कमाई से जमीन खरीदी, तो क्या हिस्सेदारी और कब्जा हटाने के नाम पर उसकी जमीन छीन ली जाएगी? ये तो फिर 90 के दशक वाला बिहार हो जाएगा, जहां नक्सली खुलेआम नरसंहार करते थे। देश में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, इसलिए उनको सब कुछ दे दो। राज्य में फला जाति बहुसंख्यक है, इसलिए उसको सब कुछ दे दो। देश के मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है क्योंकि वो अल्पसंख्यक है बेचारे। वहीं देश में फला जाति पर भी अत्याचार हो रहा है क्योंकि वो बहुसंख्यक है। आज सोशल मीडिया पर बवंडर मचा हुआ है। जाति आधारित जनगणना के बाद ओबीसी समाज की बात कौन लोग कर रहे हैं? कौन लोग हैं वो ठेकेदार? ये वही ठेकेदार हैं जिन्हें ये नहीं पता कि वैश्य समाज से आने वाले मुकेश अंबानी और गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कैसे बन गए। वही तो है ये लोग जिन्होंने वैश्य समाज से आने वाला एक प्रधानमंत्री भी नहीं पच रहा। वही ना जिन्होंने वैश्य समाज के कन्हैयालाल तेली का सर तन से जुदा किए जाने पर हत्यारों का पक्ष लिया था। बिहार के कास्ट सेंसस पे हंगामा मचाना इन्हें छोड़ देना चाहिए। पिछले 9-10 वर्षों से देश खूब देख रहा है इनका ओबीसी प्रेम। खुलकर क्यों नहीं बोलते कि कोई ओबीसी नेता देश का नेतृत्व करे या कोई एशिया का सबसे धनी व्यक्ति बन जाए? उन्हें ये नहीं पचना है। ईसाई केवल 0.057% है। ये क्या मजाक है भाई? इससे ज़्यादा तो चर्च है बिहार में। इस आंकड़े को कौन मानेगा? बिहार के दलीय जनजातीय इलाकों में जिस तरह से मिशनरियों ने घुसपैठ की है, और ये मानने वाली बात नहीं है कि राज्य में महज 75,000 ईसाई हैं। इससे पता चलता है कि ये कास्ट सेंसस न सिर्फ वास्तविकता से दूर है, बल्कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां भी हुई हैं और आंकड़े भी इसके फर्जी हो सकते हैं। अगर जात आधारित जनगणना से नुकसान नहीं होता तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में कभी ऐसा नहीं कराया होता, या जो कुछ भी कराया था उस जनगणना के आंकड़ों को उजागर नहीं किया गया होता? राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस जाति आधारित जनगणना कराने से जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, जिससे समाज की आपसी एकता में फूट पड़ सकती है। पिछड़ी जातियों की जनसंख्या बढ़ने पर उनके द्वारा अपने आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की मांग भी उठने लगेगी। आज के समय में कई पेशेवर डॉक्टर और इंजीनियर देश छोड़कर विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं, जिसका एक कारण है आरक्षण। अब बिहार में आरक्षण की और भी मांग बढ़ेगी और विदेश जाने वाले पेशेवर युवाओं की संख्या अधिक बढ़ जाएगी। जातिगत जनगणना कराने से सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी प्रभाव पड़ता है। जब लोगों को पता चलेगा कि उनकी जाति की जनसंख्या की हिस्सेदारी सरकार में कम है, तो ऐसे में जनसंख्या बढ़ाने के लिए सभी जातियां परिवार नियोजन को अपनाना छोड़ सकती हैं। बिहार में हमेशा जातिवाद के आधार पर ही राजनीति होती रही है और राजनीतिक पार्टियां भी जातिवाद के आधार पर ही राजनीति करने का भरोसा भी देती हैं। ऐसे में यदि जातिगत जनगणना हुई है तो जाति आधारित राजनीति को अब और भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार की राजनीति में अस्थिरता आएगी, ये आप देख लीजिएगा।
और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं यह हम सब जानते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना कराने से अब समाज में आपसी एकता भंग होगी और एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना जागृत होगी। बिहार का विकास करना है तो समाज के हर तबके, हर जाति और हर धर्म के लोगों को साथ मिलकर ही करना होगा। राजनीतिक पार्टियां तो केवल जातिगत राजनीति करके अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहती हैं। अपने फायदे के लिए लोगों की आपसी एकता को भंग करके उन्हें जाति और धर्म के नाम पर बांटना चाहती हैं। लेकिन हिंदू क्या चाहते हैं ये हिंदुओं को सोचना होगा। अगर वो इसी तरह बंटते रहेंगे तो वो इसी तरह कटते रहेंगे। अगर राजनीतिक दल जातिगत जनगणना पर राजनीति नहीं करें तो इसके आधार पर लोगों की वास्तविक स्थिति का आकलन आसानी से किया जा सकता है। और वैसे भी जनगणना तो आर्थिक आधार पर ही की जानी चाहिए, जिससे पता चले कि वास्तव में किसे मदद की जरूरत है, किसे आर्थिक आरक्षण की जरूरत है, और समाज में ऐसे नीचे दबे हुए लोगों को ऊपर उठाया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए। लेकिन अफसोस कि ऐसा करने से वोट नहीं मिलते हैं। फिलहाल मोदी जी ने इनके सारे किए कराए पर 1 मिनट में पानी फेर दिया कि अगर जाति के ये आंकड़े हैं तो फिर हिंदुओं का क्या? सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो हिंदुओं की है, फिर ये जातिवादी ठेकेदार क्यों 85 बनाम 15 का नारा दे रहे हैं? ये देश हिंदुओं का है, ये हिंदू राष्ट्र है। जो जनसंख्या में कम है उन्हें कोई कहाँ भगा रहा है? वो सर तन से जुदा करते हैं, गली गली में मस्जिदें बना ली, उन्होंने देश में कई पाकिस्तान बसा लिए हैं, वो हिंदू पर्व त्योहारों में व्यवधान डालते हैं और आतंकवादी वारदातों को अंजाम देते हैं। फिर भी क्या हमने उनके खिलाफ कभी कोई नारा दिया? जैसा आजकल जितनी आबादी उतना हक का नारा बुलंद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि सबसे ज़्यादा आबादी देश में गरीबों की है। योजनाएं गरीबों के लिए ही बनाई जानी चाहिए, जातियों के लिए नहीं। जो पिछड़े हैं उनके लिए योजनाएं बननी चाहिए। क्या 21वीं सदी में अब देश जातिवाद से चलेगा? जातिवादी घृणा फैलाकर राजनीति करके ये देश चलेगा? हम सब हिंदू हैं, हमारे समाज में गरीब हैं, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। सरकार को भी उनका ध्यान रखना चाहिए। ये देश ऐसे ही चलेगा। ये जातिवादी पार्टियां हिंदुओं को 230 टुकड़ों में बांटना चाहती हैं। सोचिए, केवल बिहार में 230 टुकड़े, तो पूरे देश में अगर जातिवादी जनगणना होगी तो हिंदू कितने टुकड़ों में बटेगा? क्या सैकड़ों टुकड़ों की बजाय हिंदुओं और गरीबों की बात नहीं की जा सकती है? निसंदेह मोदी जी की ये बात सुपर हिट होगी। जातिवाद नहीं चलेगा क्योंकि ये डिजिटल युग है और सनातन उत्थान का युग भी। भारत में भारतीयों की बात होगी, हिंदुओं की बात होगी और गरीबों की बात होगी। ये लोग जिस तरह अपने एजेंडे को लेकर आए थे उसी तरह से टाय टाय फिस हो जाएंगे और बहुत जल्द ये नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब जगह शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।